हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की कक्षा में हमने वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं और अधिगम क्या है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने विकास की अवधारणा, विकास के जो अभिलक्षण है और विकास के जो भाग हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग ये जो टॉपिक हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वृद्धि अर्थात ग्रोथ किसको कहते हैं। वृद्धि का तात्पर्य है शारीरिक संरचना में वृद्धि, जिसके अंतर्गत लंबाई, मोटाई, भार, अन्य अंगों का विकास सम्मिलित होता है। कह सकते हैं हम लोग वृद्धि जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को अगर हम माप सकते हैं तो वो वृद्धि कहलाता है। जबकि विकास में इसके थोड़ा विपरीत है, कुछ परिवर्तन है जिसको हम लोग माप नहीं सकते, उसको हम लोग विकास कह देते हैं। लेकिन जिस परिवर्तन में हम लोग उसको माप सकते हैं वो वृद्धि कहलाएगा। इसमें एक और बात देखना है कि जो भी वृद्धि होगा वो विकास तो होगा ही, बल्कि जो विकास होगा वो कुछ विकास ऐसे हैं जो वृद्धि के अंतर्गत समाहित नहीं किए जाते, क्योंकि इसका कारण है कि जो वृद्धि है वो विकास का ही पार्ट है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि को रखा गया है, इसीलिए जितने भी वृद्धि होंगे वो विकास में काउंट होंगे। लेकिन जो विकास हैं वो जरूरी नहीं है कि वृद्धि में काउंट हो। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, बल्कि विकास में हम देखते हैं कि वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। बल्कि वृद्धि में ऐसा नहीं है, वो एक समय के बाद रुक जाएगी। हम लोग जब देखते हैं एक बच्चा है वो जब बड़ा होता है उसका वृद्धि होने लगता है, लेकिन एक उम्र के आते आते उसकी ऊंचाई में वृद्धि होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो इतना परिपक्व हो गया है, उसकी जो ऊंचाई है जितना बढ़ना था वो बढ़ गया है। उसके बाद वृद्धि स्वतः ही रुक जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। हम लोग वृद्धि और विकास को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखते हैं वृद्धि और विकास को कंपेयर करके, तुलना करके क्या क्या अंतर है। देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर हैं। सबसे पहले वृद्धि को देखते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम लोग माप सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ा है, कितना किलोग्राम आपका वजन बढ़ा है, कितना कम हुआ है। इन सब चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं, जो कि एक वृद्धि है। विकास में आप नहीं बता सकते कि कितना आपका समझ बढ़ा है, आप कितना ग्राम याद कर लिए हैं, आप कितना किलो भाषा सीखे हैं, ये आप नहीं बता सकते, ये व्यवहारिक होता है। वृद्धि के अंतर्गत क्षेत्र सीमित हैं, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, उनका क्षेत्र सीमित है। बल्कि विकास के अंतर्गत व्यापक हैं, क्योंकि विकास के अंतर्गत हम लोग वृद्धि को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो वृद्धि का जो है वो तो है, विकास का भी है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक है। वृद्धि आजीवन नहीं चलती, वृद्धि एक समय आने के बाद तो रुक जाएगी। बच्चा जब मैच्योर होगा तो वृद्धि स्वतः ही रुक जाएगी, उसकी लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, उसका वजन बढ़ना रुक जाएगा। लेकिन विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन चलती रहती है। लास्ट है आपका वृद्धि में भौतिक विकास को कंसीडर किया जाता है। भौतिक विकास कहने का मतलब आपको जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको सम्मिलित किया जाता है। बल्कि विकास में गुणात्मक विकास, जो आपका क्वालिटी डेवलपमेंट है, आपके जो क्वालिटी इंक्रीज होंगे उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। यहाँ पे जो मेजर फैक्टर है उसको देखते हैं। आमतौर पर हम लोग जब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक देखते हैं तो सबसे मुख्य रूप से देखते हैं हम लोग हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आपका अनुवांशिकी और पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? जो आपका अनुवांशिकीय नहीं है वो सारा चीज़ आपको पर्यावरण के अंदर कंसीडर करना होता है। यहाँ पे देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकता है आपकी वृद्धि को। सबसे पहला है आपका पोषण। यदि बचपन में आपको बेहतर तरीके से पोषण नहीं मिलता है तो आप बेहतर वृद्धि और विकास की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है कि आपको बेहतर पोषण मिले। दूसरा है आपका वंशानुगत। आपका कुछ वृद्धि और विकास हेरिडिटी से प्रभावित होता है। यदि आपके पेरेंट्स का ऊंचाई उतना नहीं है तो बहुत चांस है कि आपके बच्चे का भी ऊंचाई प्रभावित होगा आपके कंपेयर में। तीसरा है आपका लिंग। वृद्धि और विकास के कुछ चीज़ों को लिंग भी प्रभावित करता है,
देखते हैं हम लोग 11 से 13-14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की जो वृद्धि होती है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके विपरीत देखते हैं 15 साल के बाद की जो स्टेजेस हैं उसमें लड़कों का जो वृद्धि होगा वो लड़कियों की अपेक्षा तीव्र होता है। तो लिंग इसमें मेजर फैक्टर के रूप में काम करते हैं। चौथा है आपका पर्यावरण। आपको आपकी वृद्धि और विकास के लिए पर्यावरण का बहुत अहम रोल है। अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है तो आप उस चीज़ में बेहतर विकास कर सकते हैं, बेहतर वृद्धि हो सकता है। शारीरिक क्रिया को देखते हैं। अगर आपका जो शारीरिक क्रिया है वो संतुलित रहता है, ना तो कम रहता है ना ज़्यादा रहता है, तो भी आपके विकास ठीक तरीके से होंगे। अगर आपको बचपन में ही ज़्यादा कार्य कराया जाता है तो इसका प्रभाव आपकी वृद्धि पे देखा जा सकता है, और अगर आपको कुछ कराया ही नहीं जाता तो भी इसका नेगेटिव प्रभाव वृद्धि पे देखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं वृद्धि की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। हम लोग वृद्धि की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया है, शैशवा काल, बाल्यकाल और किशोरावस्था काल। लेकिन बाल्यकाल को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। शैशवा काल की जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। बाल्यकाल की जो अवस्था होगी वो 2 से 12 वर्ष की होगी, 2 से 12 वर्ष की होगी। लेकिन पूर्व बाल्यकाल को हम लोग 2 से 6 और उत्तर बाल्यकाल को 6 से 12 वर्ष की आयु में विभाजित कर देते हैं। जो किशोरावस्था है वो आपका 12 से 18 वर्ष की आयु में बांट दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैशवा काल को, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष की आयु है, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में मानसिक और शारीरिक दोनों विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे कुछ करने की स्थिति में रहते नहीं हैं स्वयं, इसलिए सारा उनका जो नीड है वो माता पिता पर आश्रित है। सीखने की क्षमता तीव्र होती है क्योंकि मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होते रहता है। संवेगों का विकास भी शैशवा काल में सबसे अच्छा रहता है। प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है क्योंकि वह बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होते रहता है। इसके बाद देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था को, जिसकी आयु 2 से 6 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चे का जो जुड़ाव है वो बाहरी दुनिया से होने लगता है। वो बाहर की जो दुनिया है, माता पिता के अलावा जो कुछ भी है उसके साथ भी वो इंटरेक्ट करने लगता है। इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपने आसपास जो भी कुछ देखता है उसको वो दोहराने की कोशिश करता है। जिज्ञासा में वृद्धि पूर्व बाल्यावस्था में ही होती है। भाषा सीखने के लिए यह एक सर्वोत्तम काल है। पूरे अपने जीवन काल में जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष की आयु, उसमें बच्चा सबसे अच्छा भाषा सीखता है। अपना जो मातृभाषा है वो इसी अवस्था में बहुत अच्छे से सीख लेता है 2 से 6 वर्ष की आयु में। तीसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष है। इसमें बौद्धिक, नैतिक, तर्कशीलता का विकास होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मस्तिष्क में मैच्योरिटी आती है, तो बौद्धिक विकास तो होना ही है, नैतिक विकास भी होने लगता है। वो अच्छा और बुरा में अंतर समझने लगता है। उसके अंदर तर्कशीलता आने लगता है, वो मूर्त चीज़ों में तर्क लगाने लगता है। उसके अंदर स्मरण क्षमता का विकास होता है। मस्तिष्क मैच्योर होता है तो स्मरण क्षमता का विकास तो होगा ही। तीसरा है आपका समूह भावना का विकास होता है। वो ग्रुप में रहने लगता है। प्राइमरी स्कूल में 3री-4थी के जो बच्चे हैं उनका एक एक ग्रुप हो जाता है। वो अकेले नहीं रहते, वो किसी न किसी ग्रुप में शामिल रहते हैं। चौथा है समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना। लेकिन ग्रुप में ज़्यादातर समलैंगिक रहते हैं। अगर वो लड़का है तो उनके जो ग्रुप में अधिकतर हैं वो लड़के ही रहेंगे। बहुत कम चांसेस हैं उस ग्रुप में लड़कियां आने की। जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ ही रहती है। इस अवस्था में घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है, खोजने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग किशोरावस्था, जिसकी 12 से 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इस अवस्था में शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों तथा 14 से 18 वर्ष में लड़कों की वृद्धि दर तीव्र होती है। और जब लड़कियों की वृद्धि दर तीव्र होती है उस समय लड़कों की जो वृद्धि की दर है वो थोड़ा धीमा रहता है। और जब लड़कों की वृद्धि की दर तीव्र होती है तो लड़कियों की जो वृद्धि दर है वो धीमा रहता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किशोरावस्था में मैं शब्द का महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। इन सभी प्रश्नों का किशोरावस्था में जो किशोर हैं वो जवाब ढूंढते रहते हैं। इसीलिए इस अवस्था को तनाव एवं दुश्चिंता का काल कहा जाता है।
बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो 15 वर्ष की आयु तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जहाँ से किसी भी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से लेकर, क्योंकि ये स्कूली जीवन से बाहर का क्षेत्र है, इसलिए प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। प्रौढ़ावस्था का जो काल है वो देख लीजिए आप, 18 से 60 वर्ष की आयु को माना जाता है, और वृद्धावस्था 60 साल की जो आगे की आयु है मृत्यु तक, उसको वृद्धावस्था के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिगम को। बात करते हैं हम अब अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग मतलब सीखना। किसी भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं उसको अधिगम कह देते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की शुरुआत ही किसी समस्या से होती है। मान लो किसी बालक के सामने हम लोग एक समस्या रख देते हैं, उस समस्या से निजात पाने के लिए वह बालक उस प्रयोग करता है। अगर वो प्रयोग के माध्यम से उस परेशानी से बाहर निकल जाता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, तो उस परेशानी को वह अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वहाँ से कुछ सीख लेता है, जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप कुछ भी सीखते हो वह अधिगम नहीं है। सीखने में वह चीज़ ही शामिल है जिसका परिणाम सकारात्मक हो। चोरी करना अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि चोरी करना भी एक सीखने की क्राइटेरिया में रख सकते हैं, लेकिन ये सकारात्मक परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अधिगम में नहीं रखते। अधिगम अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है, तो अधिगम में वो सारा चीज़ आ जाएगा, वो सारा लर्निंग आ जाएगा जिसका परिणाम सकारात्मक होता है। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो पूरी तरह देखा है तो इजीली इसको हल कर सकते हैं आप। भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? आपके ऑप्शन हैं, ए शैशव काल, बी है आपका पूर्व बाल्यावस्था, सी है आपका उत्तर बाल्यावस्था, और डी है आपका किशोरावस्था। सही आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। यह था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।